तो पिछली क्लास में हमने बात की थी नीति शास्त्र की परिभाषा और उसको काफ़ी कुछ हमने का डीपर एनालिसिस किया था। लास्ट में कुछ बात रह गई थी जहाँ पर हम मनुष्य की विभिन्न पहचानों की हमने बात की, प्रदत्त पहचाने और अभिग्रहित पहचाने, और उसके बाद हम मनुष्य की ही जो माइंड है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड, उसकी बात को हमने वहाँ छोड़ा था। उसकी आगे क्लास में चर्चा करेंगे। थोड़ी सी नीति शास्त्र की परिभाषा में हम एक बात और करेंगे जहां हम नैतिक निर्णयों की बात की थी कि नीति शास्त्र का जो कार्य है वो मनुष्य के जो ऐच्छिक कर्म है और उसका जो चरित्र है उसका मूल्यांकन कर उसके बारे में उचित अनुचित, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा नैतिक निर्णय देना। पर ये जो नैतिक निर्णय दिया जाता है, मॉरल जजमेंट, इस मॉरल जजमेंट को हम तभी दे सकते हैं जब हम उस व्यक्ति को उस कर्म के लिए, उस आचरण के लिए उत्तरदायी मानते हैं, रेस्पॉन्सिबल मानते हैं। तो नैतिक उत्तरदायित्व के निर्धारण की समस्या उत्पन्न होती है जब तक उस व्यक्ति का या मनुष्य का उस कर्म के लिए नैतिक रूप से उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं होता, तब तक हम उसके कर्म के बारे में कोई मूल्यांकन नहीं कर सकते, कोई निर्णय नहीं दे सकते। तो नीति शास्त्र में नैतिक उत्तरदायित्व की बात हुई है, इसके निर्धारण के बाद ही कर्म का मूल्यांकन संभव है। अब नैतिक उत्तरदायित्व के निर्धारण की 3 शर्तें बताई गई हैं। इसको हम डिटेल में बाद में भी समझेंगे। यहां मैं संक्षेप में आपको बता दूं कि जैसा कि हमने परिभाषा में देखा था कि नीति शास्त्र किन मनुष्यों के कर्मों का मूल्यांकन करता है, जो समाज में रहने वाले हैं। और जो समाज में रहने वाले हैं उनको हम क्या कहते हैं? व्यक्ति कहते हैं। तो सबसे पहले तो वो मनुष्य क्या होना चाहिए? व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा, उस मनुष्य में विवेकशीलता होनी चाहिए, विजडम होनी चाहिए, अर्थात उचित अनुचित का, अच्छे बुरे का बोध होना चाहिए, जिसको भारतीय परंपरा में हम धर्म अधर्म बोध भी कहते हैं, या नीति शास्त्रीय परंपरा में उसको औचित्य बोध भी कहते हैं, कि उसको उचित अनुचित का, अच्छे बुरे का, सही गलत का ज्ञान होना चाहिए। तो विवेकशीलता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो समाज में भी रह रहे हैं, या जो मेंटली रिटार्डेड हैं, या कहीं कोई पागल व्यक्ति है जिसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, उसने उठा के, मान लीजिए, किसी का पत्थर उठा के सिर फोड़ दिया। अब उस पागल को नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूं, तो हम उसके कर्म को कैसे वो करेंगे, क्योंकि उसमें विवेकशीलता ही नहीं है। या कोई मेंटली रिटार्डेड पर्सन है, मंद बुद्धि है, कभी नहीं कर पाए, तो उसका ये मानना पड़ेगा हमें कि उसमें विवेकशीलता हो, उचित अनुचित का उसको ज्ञान हो, धर्म बोध। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है स्वतंत्रता। मान लो उसको विवेकशीलता भी है, वो व्यक्ति भी है, पर वो उस कर्म को करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अर्थात उसके अंदर फ्री विल नहीं है, या फ्रीडम टू चूज नहीं है। ये फ्रीडम टू चूज कैसे आती है? उसके लिए नीति शास्त्र में 3 शर्तें बताई गई हैं। कि स्वतंत्रता का मतलब है कि उसको जो भी कर्म कर रहा है उसका क्यों कर रहा है, उसके उद्देश्य का स्पष्ट रूप से बोध होना चाहिए, उद्देश्य का ज्ञान होना चाहिए। तो कर्म का ज्ञान होना चाहिए कि मैं इस परिस्थिति में ये कर्म करने जा रहा हूं।
दूसरी चीज है कर्म करने की उसमें सामर्थ्य होनी चाहिए, कैपेबिलिटी। मान लीजिए आप नदी किनारे बैठकर और एंजॉय कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, और दूर आपको कोई एक बच्चा डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको पता है, आप समाज में रहते हैं, व्यक्ति हैं, आप विवेकशील भी हैं, आपको उचित अनुचित का बोध है, आपको यह भी पता है कि कोई यदि किसी का जीवन खतरे में है तो उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। पर आपको तैरना नहीं आता है, आप में कर्म करने की सामर्थ्य नहीं है, तो हो सकता है कि आपके सामने वो डूबकर मर जाए। उस कर्म के लिए समाज आपको नैतिक दृष्टि से उत्तरदायी नहीं मानेगा। पर वहीं कोई एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसको तैरना आता है और उसमें इतनी सामर्थ्य थी कि वो चाहता तो उसे बचा सकता था, परंतु उसने अपना जो वो आनंद था वो ना छोड़कर उसको डूबने दिया। ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि कर्म करने की सामर्थ्य होते हुए भी उसने नहीं बचाया। तो कर्म करने की बौद्धिक और शारीरिक दोनों प्रकार की सामर्थ्य उसमें होनी चाहिए। बौद्धिक रूप से भी सामर्थ्यवान हो और शारीरिक दृष्टि से भी सामर्थ्यवान हो, तब उसे हम स्वतंत्र मानेंगे। और जैसे ही हमारे अंदर जब होती है तो हमारे सामने विकल्प खुल जाते हैं। जिसको तैरना नहीं आता था उसके सामने एक ही विकल्प था, नहीं बचाने का। कुछ कर ही नहीं सकता था क्योंकि यह तो खुद का जीवन भी खतरे में डालता। पर जिसको तैरना आता था उसके सामने दो विकल्प थे, बचाने और नहीं बचाने का। तो सामर्थ्य अपने आप क्या करती है, विकल्पों को उपस्थित करती है आपके समक्ष। और जब आप उन विकल्पों को होते हुए भी अनुचित का चयन करते हैं या गलत का चयन करते हैं या उचित और सही का चयन करते हैं, तब आपका वो कर्म नैतिक निर्णय के दायरे में आता है। तब उस कर्म के लिए आपको नैतिक दृष्टि से उत्तरदायी माना जाता है। तो नीति शास्त्र जिन कर्मों के लिए मनुष्य को नैतिक दृष्टि से उत्तरदायी बनाया जा सकता है, उसके उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जा सकता है, उन्हीं कर्मों का क्या करता है, मूल्यांकन करके निर्णय देता है। अब जैसे हम बार बार कह रहे हैं नीति शास्त्र करता है ऐसा, और मैं पीछे की कक्षाओं में आपसे कहता आया हूं कि ये हम ही करते हैं। जितना हमें नैतिक मापदंडों का नीति शास्त्र का बोध है उसके अकॉर्डिंग हम ही तो लोगों के बारे में कर्मों का मूल्यांकन करते हैं, उनका उन्हीं के चरित्र का भी हम मूल्यांकन करते हैं। क्योंकि वो चरित्र का जो निर्माण है, उसने अपने कैरेक्टर का निर्माण किस प्रकार का किया है, उसके लिए वो कौन कौन उत्तरदायी है, स्वयं उत्तरदायी। वो चाहता तो अच्छे चरित्र का भी निर्माण कर सकता है और चाहे तो बुरे चरित्र का भी निर्माण कर सकता है। इस प्रकार जो नीति शास्त्र है वो उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। उत्तरदायित्व का निर्धारण इस प्रकार से होता है और तब नैतिक मूल्यांकन होता है और तभी नैतिक निर्णय दिए जाते हैं, मॉरल जजमेंट्स। और जिसके बारे में दिए जा रहे हैं, जैसे मान लो मैं अभी बता रहा था आपको कि यहां पर वो जो डूब रहा है उसको बचाने का उसके पास में विकल्प था, एक व्यक्ति के पास, पर उसने डिसीजन क्या लिया, बचाने का लिया या नहीं लिया। तो दो प्रकार की चीजें हैं। जो कर्म कर रहा है उसके निर्णय को हम कहेंगे नैतिक निर्णय, मॉरल डिसीजन। और उस डिसीजन पर जब कोई दूसरा व्यक्ति निर्णय देता है तो उसको कहता है मॉरल जजमेंट। दोनों का भेद समझ में आ गया। जो करता है, कर्म को करने वाला,
जब किसी कर्म को करने का निर्णय ले रहा है, दैट इज मॉरल डिसीजन। और जब उस डिसीजन के अनुसार वो कोई कर्म करता है, उसका जो मूल्यांकन करता जो निर्णय देता है, दैट इज मॉरल जजमेंट। और मूल्यांकन करता कौन है? समाज। हम एक दूसरे का कर्मों का क्या करते रहते हैं? मूल्यांकन करते रहते हैं। तो ये नीति शास्त्र की परिभाषा यहाँ पे इस प्रकार से पूर्ण होती है। इसमें जो नैतिक मानक, आदर्श और सिद्धांत हैं, उसकी हम बात करेंगे आगे।